ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का बोरी घर और रजाई और कपड़े। नेहा बहू, पहले मेरे बच्चे को कपड़े दे दो ना, जो तुमने बोरी के बनाए हैं। मेरी बेटी की तबीयत खराब है। बहू, तुम पांचों कितनी अच्छी हो। अगर तुम पांचों ना होती तो शायद हम सभी गरीब इस ठंड में मर ही जाते। आंटी जी, ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम आपकी गरीबी और मजबूरी समझ सकते हैं। इस ठंड में आप लोग कैसे दिन काट रहे हैं, हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दीदी, ये लो, 10 कपड़े ही तैयार हो पाए थे, आप यही दे दो, हम फिर से बना लेंगे कपड़े। माफ करना आंटी जी, आज सिर्फ इतने ही कपड़े बना पाए हैं, पर मेरा वादा है कल हम इससे ज्यादा कपड़े बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार की ठंड में हम सभी गरीब लोग अपना अच्छे से गुजर कर सकें। आखिर कौन थी ये 5 बहू जिससे सब बोरी का बना कपड़ा ले रहे थे? आखिर क्यों और कैसे ये 5 बहू बोरी के कपड़े बनाकर गांव वालों को बांट रही थीं? आइए चलिए जानते हैं। आज कितनी ज्यादा ठंड लग रही है ना। लग रहा है धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही है। बहुत ठंड बढ़ती जा रही है और हम गरीब लोगों के पास सिवाय इस टूटे मकान के और कुछ नहीं है। 2 दिन से हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जला क्योंकि खाना बनाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। अगर आज हमारे पति हमारे साथ होते तो शायद हम भी इस ठंड को एंजॉय कर रहे होते, ना कि ठंड आने से परेशान हो रहे होते। हमारे पति शहर क्यों गए, वो तो हमें भूल ही गए हैं। दीदी, आखिर हम सब कब तक अपने पति और उनकी सैलरी के आने का इंतजार करेंगे? ठंड की वजह से हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं और ठंड से बचना बहुत जरूरी है। मैंने तो सोच लिया है, कल सुबह होते ही मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगी। पायल, अकेली तुम नहीं बल्कि हम सब भी जाएंगे। ठंड से बचने के लिए 5 बहू घर से बाहर काम की तलाश में जाती हैं, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिलता और सारी बहुएं शाम को घर आने लगती हैं। पर तभी निशा की नजर एक मूंगफली वाले पर पड़ती है और वो मूंगफली वाले से कहती है, भैया, आपके पास कितनी सारी मूंगफली के छिलके रखे हैं। अगर आपको काम नहीं है तो क्या मैं आपकी मूंगफली के छिलके ले लूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला इस कूड़े का मुझे क्या काम। अरे मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें जरूरत है तो रोज ये सारे के सारे छिलके ले जाओ तुम, वरना मुझे इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। मूंगफली के छिलके को देखकर नेहा के दिमाग में आइडिया आता है और वो मूंगफली के छिलके से भरा कट्टा घर ले आती है। माँ जी, ये देखिए मैं कितने सारे मूंगफली के छिलके लाई हूँ। आज हमारे घर में चूल्हा भी जलेगा और खाना भी बनेगा और हम 5 बहू और सास आग के पास अपनी रात भी गुजारेंगे और ठंड से भी बचेंगे। नेहा ये बोल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि पूजा भी आ चुकी है और वो बहुत खुश है। अरे क्या बात है पूजा, तू इतनी खुश नजर क्यों आ रही है? दीदी, खुशी की बात तो है ही, तो खुशी होंगी ना। मुझे एक जगह काम मिल गया है। मालिक ने कहा है कि मुझे उनके खेत में गन्ने की कटाई करनी है। जानती हूँ कि मैं अकेले गन्ने की कटाई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जितने चाहूँ गन्ने ले सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, पर क्या फायदा उन गन्नों का? गन्ने की जगह अगर तुझे गुड़ मिलता तो हम उसे बेच तो पाते। तो क्या हुआ माँ जी, गन्ने से गुड़ बनाना आता है मुझे, हम गुड़ ही बनाकर बेच लेंगे। इस तरह हमारी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। आरती अपने घर वालों को आइडिया तो देती है, पर वो खुद दुखी होती है। अब 5 बहू अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाती हैं और चूल्हे में ही मूंगफली के छिलके डालकर आग जलाती हैं और जब तक आग जलती है वो लोग आग के ही पास बैठकर ठंड से बचती हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बहू, आज तुम 5 अकेली घर से बाहर काम देखने के लिए नहीं जाओगी। आज मैं भी काम देखूंगी। पर माँ जी, आप बाहर तो बहुत ठंड हो रही है। बहू, सिर्फ ठंड मेरे लिए तो नहीं हो रही और ठंड से तो हम सबको बचाना है, इसीलिए मैं भी चलूंगी। आशा अपनी बहू की बात नहीं मानती और अपनी बहू के साथ काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। आशा थोड़ी ही दूर जाती है कि उसे एक राशन का गोदाम मिलता है, जहां बड़े पैमाने पर गोदाम के बाहर खराब बोरे रखे होते हैं और एक आदमी उसी बोरे को ओढ़कर सो रहा होता है। जूट का बोरा मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये बोरा गर्म होता है, इसका इस्तेमाल करने से हमें ठंड कम लगेगी। जूट के बोरे देख आशा भी यही सोचती है कि वो भी रात में अपनी बहू के साथ जूट के बोरे ओढ़कर सो जाएगी। इसीलिए वो फैक्ट्री के बाहर फेंके हुए सारे बोरे उठाकर घर आती है तो वहीं पूजा और रजनी की नजर एक टेलर की दुकान पर पड़ती है।
उसकी दुकान के बाहर बेकार, पुराने, गंदे और कटे हुए कपड़ों के कतरन रखे थे। ये देख रजनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टेलर वाले से कहती है, भैया, आपने इन कतरन को और खराब कपड़ों को बाहर फेंक रखा है, क्या ये आपके काम के नहीं है? अगर ये खराब कपड़े मेरे किसी काम के होते बहन जी, तो दुकान से बाहर थोड़ी ना होते। अगर तुम्हें लेना है तो ले जाओ। पिछले 1 महीने से कूड़ा ये पड़ा है, अब तो जगह भी नहीं है। टेलर की बात सुनकर बिना कोई देरी करे रजनी वो सारे खराब कपड़े और कतरन लेकर अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास भी बहुत सारे बोरे लेकर आई है। कुछ देर बाद सारी बहुएं घर में आती हैं और इतने सारे कतरन और बोरे देखकर पायल अपनी सास और जेठानी से बोलती है, दीदी, माँ जी, हमें ठंड से बचने के लिए कुछ सामान चाहिए था। आप ये घर में कबाड़ा क्यों लेकर आ गई हैं? पायल, इन बोरों को और कतरन को कबाड़ा मत बोलो, हम इस बोरी से अपना घर बनाएंगे। चलो जल्दी से काम पर लग जाते हैं। और पायल, तुम रजनी के साथ मिलकर इन कतरन से बिछौना बना लो। हम इन कतरन से बने बिछौने पर ही रात गुजारेंगे और इन बोरी से घर बनाएंगे और रात को इसी को ओढ़कर सोएंगे। आरती का आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और वो सभी उन बोरों को काटते हैं और खिड़की दरवाजे में लगाते हैं। कुछ देर बाद 5 बहू मिलकर उस बोरी से अपना घर कवर करती हैं और देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे वो घर बोरी का ही बना हो और अब उनका घर अंदर से काफी गर्म हो जाता है। बहू, सच में जूट की बोरियां कितनी गर्म होती हैं। अच्छा किया मैंने जो मैं सारी बोरियां वहां से उठा कर ले आई। इससे तो मेरी 5 जुगाड़ू बहू ने घर ही बना डाला, और वो भी ऐसा घर जो अंदर से इतना गर्म है। माँ जी, घर अंदर से कितना ही गर्म क्यों ना हो, पर रात बिता पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें अब भी रजाई की जरूरत पड़ेगी। पर दीदी, उससे पहले हमें कपड़ों की जरूरत है इस ठंड से बचने के लिए। मैं तो कहती हूँ इन बची बोरी और कतरन से ही हम कपड़े बना लेते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है बोरा काट कर कपड़े पहनते हुए। रजनी की बातों से सारी बहू और सास सहमत हो जाती हैं और वो सब आग के पास बैठकर सारी रात बोरी के कपड़े बनाती हैं और उन्हें पहनकर अगले दिन नौकरी की तलाश में जाती हैं। और वहां से पायल को कुछ स्प्रिंग और तार मिलते हैं, जिसे देखकर उसके भी दिमाग में आइडिया आता है और वो घर जाती है। और तभी उसके घर के बाहर एक बच्चा आता है और उनके बोरी के कपड़े देख उनसे कहता है, आंटी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप अपने जैसा मेरे लिए भी इन कतरन और बोरे से कपड़ा बना दो ना। बेटा, तुम फिक्र मत करो, हमें थोड़ा सा समय दो, हम तुम्हारे लिए अपने जैसा कपड़ा बना देंगे। माँ जी, ये देखो, मैं कितनी सारी रुई लेकर आई हूँ, इससे हम रजाई बनाएंगे। पर इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास इतने सारे कतरन और बोरी रखे हैं, क्यों ना हम अपनी तरह अपने गरीब गांव वालों के लिए भी कपड़े बनाएं, जिसे पहनकर वो लोग भी ठंड से बच सकें। आखिर वो भी तो हमारी तरह ठंड को झेल रहे हैं। नेहा की यह बात सुनकर पूरा गांव वहां खड़ा हो जाता है और उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद 5 बहू मिलकर अपने गांव वालों के लिए अपनी तरह बोरी और कतरन के कपड़े बनाती हैं और सभी लाइन में लगकर उससे कपड़े लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद पायल स्प्रिंग को एक लकड़ी में लपेट लेती है और उसमें वायर जोड़कर रॉड बनाती है, जिससे वो पानी गर्म कर सके। तो वहीं दूसरी ओर पूजा, आरती, निशा अपनी सास के साथ मिलकर बोरी की रजाई बनाती हैं और नेहा अपने घर वालों से कहती है, माँ जी, हम 5 बहू ने मिलकर रोड का जुगाड़ कर लिया। बोरी की रजाई बना ली, अपने जुगाड़ से बिछौना बना लिया, बोरी का घर बना लिया और यहाँ तक कि कपड़े भी बना दिए। हम 5 सास बहू तो इस बार की ठंड से बच जाएंगे, पर गरीब लोग कैसे बचेंगे? इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपने इन जुगाड़ का इस्तेमाल करते रहेंगे और इस ठंड में गरीब लोगों को सस्ते में अपना जुगाड़ू सामान बेचेंगे। इस तरह खाने के लिए हमारे पास 2 पैसे आ जाएंगे और गरीब लोगों के पास सस्ते में ठंड से बचने का सामान। इस तरह नेहा अपनी चारों देवरानी और सास के साथ मिलकर अपने जुगाड़ से रॉड, बोरी के कपड़े, रजाई, खराब कपड़ों से बिछौना, ये सब बनाकर उन्हें सस्ते दामों पर गांव वालों को बेचने का काम शुरू कर देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इन पंछियों को आजाद उड़ता हुआ देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मेरे पास भी पंख होते तो मैं भी आजाद इनकी तरह उड़ रही होती। पर मैं तो इस महल की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई हूँ। ना अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। सोनाली अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी खिड़की के बाहर से कुछ लड़के सोनाली को देखकर कमेंट पास करने लगते हैं और ये सब सोनाली की सौतेली माँ सुमित्रा देवी देख लेती है। ओ महारानी, खिड़की से ताक झांक करने का ज्यादा शौक है क्या तुझे? सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी तक महल में झाड़ू नहीं लगी। किसका इंतजार है तुझे? झाड़ू लगाने के लिए कोई मुहूर्त निकालेगा क्या? अरे साफ सफाई कौन करेगा? माफ करना माँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में सब कुछ कर देती हूँ।
तेरा थोड़ी देर कभी नहीं होता। अरे इस महल में रहने के लायक नहीं है तू। वो तो एक मजबूरी है कि मुझे तुझे झेलना पड़ रहा है। बस जल्दी से 2 महीने खत्म हो, फिर मैं तेरी शादी एक ऐसे घर में करूंगी जहां से तू कभी वापस यहाँ ना आ पाए। सुमित्रा सोनाली को सुना ही रही होती है कि तभी अपनी मस्ती में मस्त निकिता आती है और वो अपनी माँ से कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अरे बेटा, तुझे मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकिता, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं? वो क्या है ना कि मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई, तो अगर तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं आराम से घूम सकती हूँ। क्या कहा तूने? शॉपिंग पर जाएगी? शॉपिंग की स्पेलिंग भी आती है तुझे? और अगर तू मेरे साथ शॉपिंग पर जाएगी तो इस महल में साफ सफाई कौन करेगा? और तू इस महल की रानी नहीं बल्कि नौकरानी है, नौकरानी। सुन लिया तूने क्या कहा मेरी बेटी ने? इसलिए आगे से सोच समझ कर ही मेरी बेटी से कुछ कहना, वरना ऐसे ही बेइज्जती होती रहेगी तेरी। वो दोनों माँ बेटी सोनाली की बेइज्जती कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी सोनाली आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के साथ बातें करती है। पापा, आप मुझे किसके भरोसे यहाँ छोड़ कर गए हो? बचपन से लेकर आज तक मुझे दर्द और आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है यार। ये इतना बड़ा महल तो है मेरे पास, पर ये महल किसी पिंजरे से कम नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। चैन से सांस लेने की इजाजत नहीं है मुझे। आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए माँ पापा? मुझे आपकी बहुत याद आती है। सोनाली को अपने माता पिता की कमी महसूस हो रही होती है, क्योंकि महल में रहने के बावजूद उसके पास प्यार और आजादी दोनों की ही कमी थी। कुछ महीने बाद सोनाली की सौतेली माँ सोनाली की शादी गांव में एक राजीव नाम के लड़के से करवा देती है। अरे रुको सोनाली बेटा, मैं अभी आरती की थाल लेकर आती हूँ। जब तक गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक तुम घर में प्रवेश नहीं कर सकती हो। सास आरती की थाल लाती है और आरती की थाल लेकर सोनाली की सास सोनाली और राजीव का गृह प्रवेश करवाती है। सोनाली के लिए गांव का माहौल पूरी तरह से अनजान था, लेकिन फिर भी वो अपने नए जीवन में अपना पहला कदम रखती है। थोड़ी देर बाद सोनाली की सास सोनाली को एक लाल रंग की साड़ी देते हुए कहती है, सोनाली बेटा, हमारे पास तुझे देने के लिए महंगी साड़ी तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लाल साड़ी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। कल तू सुबह नहाकर इसी को पहनना, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी। ठीक है माँ जी, और ये साड़ी बहुत ही प्यारी है। अगले दिन सुबह सोनाली मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होती है और धीरे धीरे गांव की आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई पर सोनाली के घर आती हैं। अरे वाह जानकी, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे सच में ये तो महलों की राजकुमारी है, राजकुमारी। पर इस राजकुमारी को देने के लिए हमारे पास महंगे तोहफे तो नहीं है, पर हम जो भी दे रहे हैं बहुत प्यार से दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो बहू। गांव वालों की मीठी बोली सुनकर सोनाली को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हंसी खुशी मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है, जिसके बाद अब बारी आती है पहली रसोई की। सोनाली की दादी सास अंदर से अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती हैं, जानकी, ओ जानकी, अरे सोनाली बहू से कहकर पहली रसोई के मौके पर गाजर का हलवा बना ले। मेरा गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है और पहली रसोई में सबसे शुभ यही माना जाता है। और हाँ, बहू को बोल अभी से चूल्हा जला ले, क्योंकि चूल्हे पर गाजर के हलवे को पकने में समय लगता है। सोनाली को चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता था और कहीं न कहीं महल से आई हुई सोनाली के लिए गांव के ससुराल में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। बेचारी परेशान होकर चूल्हे और लकड़ियों को देख रही थी, तभी सोनाली की सास वहां आती है। सोनाली बहू, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। अरे कहाँ तू महलों की राजकुमारी और कहाँ हम गांव के गरीब। तो चिंता मत कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। अभी तू आराम कर, हम दोपहर में चूल्हे पर हलवा चढ़ा देंगे। सोनाली की सास एक माँ की तरह सोनाली को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है और सारी गाजर अकेले ही कद्दूकस कर लेती हैं और शाम को सोनाली को चूल्हा जलाना सिखाती हैं। तभी सोनाली को अपना और अपनी सौतेली माँ सुमित्रा के साथ बीता हुआ पल याद आने लगता है। सोनाली अपने महलों वाले मायके में गाजर का हलवा बना रही होती है, लेकिन तभी निकिता बार बार सोनाली को आवाज लगाकर अपने पास बुला लेती है। अरे ओ गंवार, कब से आवाज लगा रही हूँ, कान में रुई ठूस के बैठी है क्या? आई निकिता, 1 मिनट। बहरी हो गई है क्या? कब से बुला रही हूँ। ये बदबू कैसी है? लगता है हलवा जल गया। जैसे ही सोनाली रसोई में जाकर हलवे पर से ढक्कन हटाती है तो वह देखती है
कि सारा हलवा जल चुका है। इतने में ही निकिता अपनी माँ को रसोई में लेकर आती है और निकिता की माँ चिमटा गर्म करके सोनाली के हाथ पर लगा देती है, जिससे सोनाली का हाथ जल जाता है। माँ मुझे मत जलाओ। क्या हुआ सोनाली बहू, तू डर क्यों गई? अरे मैं तेरी माँ हूँ, कुछ नहीं करूंगी मैं तुझे, चिंता मत कर। सोनाली अपनी सास के गले लग जाती है और सास भी सोनाली को अपनी बेटी की तरह अपने सीने से लगा लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनाली की सास अपनी सास से कहती है, माँ जी, सोनाली बहू, राजीव बेटा, अरे सुनो, आज शाम को गांव में मेला लगने वाला है और इस मेले में बहुत सारे झूले, तरह तरह के पकवान और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अरे मैं तो कहती हूँ हम सोनाली को अपने साथ मेला घूमने के लिए ले चलते हैं। अरे कहाँ ये महलों की राजकुमारी, तो इसने कहाँ गांव का मेला देखा होगा। अरे बस बस जानकी, अपनी बहू को सर पर चढ़ाने की कोशिश मत कर, आगे जाकर तुझे ही परेशानी होगी। सोनाली बहू जाकर तैयार हो जा, आज शाम को ही हम मेला देखने जा रहे हैं। सोनाली की सास को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वह सोनाली को और अपने पूरे परिवार को शाम को मेला दिखाने के लिए ले जाती है। सोनाली पहली बार मेला देखने जा रही थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी सोनाली को मेले में एक झूला दिखाई देता है। झूला देखकर सोनाली बहुत खुश होती है और अपने पति राजीव और सास दोनों से कहती है, माँ जी, आप मेरे साथ वो बड़ा वाला झूला झूलोगे? मैंने आज तक कभी झूला नहीं झूला है, इसलिए मेरा बहुत मन कर रहा है झूला झूलने का। सोनाली, माँ तुम्हारे साथ झूला झूलेंगी, क्योंकि माँ को भी झूला झूलना बहुत पसंद है। सोनाली को इस तरह खुश देखकर सोनाली के ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद राजीव अपनी माँ और सोनाली दोनों को झूले में बैठा देता है और वह दोनों सास बहू मिलकर झूला झूलते हैं। और इस तरह से सोनाली मेले को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और फिर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सोनाली अपने कमरे में अकेले अपने माता पिता की तस्वीर को लेकर रोती है। आपको पता है माँ, पापा, जो खुशी मुझे मेरे मायके में नहीं मिली, वो खुशी मुझे मेरे गांव के ससुराल में मिली है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। पहले तो ऐसा लगता था जैसे मैं एक बने बनाए महल के पिंजरे में कैद थी। उस घर में मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने अगर मुझे सौतेली माँ दी है तो मैं हमेशा अपनी सौतेली माँ को प्यार करूंगी, उनकी इज्जत करूंगी। उन्होंने मुझे पग फेरे की रस्म के लिए पूछा तक नहीं, पर मैं खुद माँ से मिलने अपने मायके जाऊंगी। अगले दिन सोनाली अपनी सास से इजाजत लेकर अपने मायके जाती है और वहां पहुंचकर सोनाली देखती है कि सोनाली की सौतेली माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी है। उस पूरे महल में सुमित्रा देवी अकेली बीमार करहा रही होती है। माँ, ये आपको क्या हो गया? आपने एक बार मुझे फोन क्यों नहीं किया? माँ, मैं तुरंत आपके पास आ जाती। और निकिता कहाँ है? मुझे अस्पताल ले चल सोनाली, निकिता अपने दोस्तों के साथ गई है घूमने। इस महल में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे अस्पताल ले चल सोनाली, वरना मैं मर जाऊंगी। सोनाली अपनी माँ को ऐसे बीमार देखकर बहुत दुखी होती है और वह तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कुछ दिनों के लिए सुमित्रा को अस्पताल में एडमिट कर लेते हैं। सोनाली अपनी सास से इजाजत लेकर कुछ दिन और अपने मायके रुक जाती है और वह अपनी माँ की खूब सेवा पानी करती है। और इसी तरह से धीरे धीरे सुमित्रा की तबीयत में भी सुधार आने लगता है। और एक दिन, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तेरे जाने के बाद मुझे तेरी कमी महसूस हुई। तब जाकर मुझे समझ में आया कि मेरी असली बेटी तो तू ही थी, और ये सगा और सौतेला जैसा कुछ नहीं होता, बस दिल में प्यार होना चाहिए। तूने मेरी सेवा सगी बेटी से भी ज्यादा की है, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी मेरी बच्ची। अरे माँ, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए उतना ही काफी है। और आज जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा है तो मैं सारा दुख दर्द भूल गई। अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगी कि मायके में मेरा भी कोई है। अब से मुझे अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अब सोनाली को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है और अपनी सौतेली माँ से, जो अब उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यारी थी, उससे हर थोड़े दिन में मिलने आने लगती है।